यस। चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि वर्क डन का कंसेप्ट क्या होता है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड व्हाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डिफरेंट। उसके बारे में भी हमको आज के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। और उससे पहले हमको ये समझना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जीज, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डेवलप किया था। बताया गया था कि वट एवर वर्क इज डन ऑन एनी बॉडी just leave some effect on the body, or we can say whatever work is done on the body just make some impact on the body। मतलब कुछ ना कुछ वो इस उस बॉडी के ऊपर स्टेज चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेज चेंज करने का जो है वो दो पॉसिबिलिटीज होते हैं उसके अंदर। एक तो ये कि एक बॉडी बॉडी जो है वो रेस्ट से ही एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट पे चला जाएगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। या उसका हो सकता है कि वो मोशन में आ जाएगा, मतलब द बॉडी विल जस्ट स्टार्ट मूविंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट विल गेन सम काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे हमको ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ कंसेप्ट which is simply related with work done, directly related with work done. And even potential energy also is a concept which is directly related with work done. So whatever work is done on the body can appear in the body in the form of either change in potential energy or change in kinetic energy, or both, depends upon the situation के ऊपर बेस्ड होता है वो, but it always appears to be change in the kinetic energy or change in potential energy, remember। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, अभी अभी इसमें भी ये समझना है कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो हमको अगर डेवलप करना है, मतलब अगर समझना है, तो उसके लिए हमको इसको वर्क डन के फॉर्म में ही देखना पड़ेगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? अगर तुमको बोला तो हम बोलेंगे कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, विच इज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन, इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलेंगे द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, नो डाउट। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उनका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट वॉट एवर वर्क इज डन जस्ट गेट्स अपियर्स अपियर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हम एक सिंपल सिचुएशन कंसिडर करेंगे, जिसमें अगर मान लो एक बॉडी है जिसका मास m है और वो रेस्ट में है, मतलब उसका इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। और सपोज उसके ऊपर कुछ फोर्स काम करता है, उसकी वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ता जाता है, and it just accelerates for some time t, and after time t suppose its velocity becomes actually v, मतलब ये v इतना उसका वेलोसिटी बन गया। तो और सपोज a इतना एक्सेलरेशन उसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, f इतना फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा था, इस फोर्स ने उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उसका फाइनली v इतना वेलोसिटी बन गया। अभी इसमें एक बात समझ सकते हो कि व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी in moving the body from this point to this point। if you just try to find it out, then we can be able to get this work done to be simply equal to, अब देखो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है। अभी चलो ठीक है, फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल भी अगर हो, पहले हम ये अज्यूम करेंगे कि चलो फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो उस केस में फिर फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट S, ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे। बट इफ यू जस्ट सी, फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज द फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये जैसे कि हमको पता है। और यहाँ पे s जो है, s इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी हियर, ओके। एंड एक्सेलरेशन एज वी ऑलरेडी नो, तो हमको ये पता है ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन हम सेकेंड या थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन वी डोंट वांट टाइम हियर इन द इक्वेशन। सो उसके लिए हम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे v स्क्वायर, मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर रहने वाला है, जिसके कारण यहाँ पे, लेकिन इनिशियली द बॉडी वाज एट रेस्ट, राइट, एंड हेंस वी कैन जस्ट से दैट दिस v स्क्वायर विल एक्चुअली बी इक्वल टू 0 प्लस 2a into s as a final, and then we can just be able to get this v square to be simply equal to 2as, from which we can find out the value of a and put it here, or s in and put it here, or we can just find out the value of the product of this a and s to be simply v square by 2, and this as has to be put here so as to find out the work done। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हमको मिल रहा है m इंटू वी स्क्वायर बाई 2, जिसको ही हम एक्चुअली हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर
ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, आप बोलेंगे अभी यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट था, इसलिए जो भी वर्क डन हुआ तो वो वर्क डन एक हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्म ले लेता है, जो कि उसके मोशन के फॉर्म में उस बॉडी के साथ हमेशा के लिए रहता है। जब तक उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तक उसके ऊपर किया हुआ जो वर्क डन है वो इस क्वांटिटी के फॉर्म में उसके साथ हमेशा रहेगा, और इसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, फोर्स कांस्टेंट होगा तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर, नो डाउट। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ सपोज द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, suppose it is variable, so in that case acceleration will also be variable, and in that case we will not be able to use this formula। ये जो थर्ड कैरामेटिक इक्वेशन है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे जब फोर्स वेरिएबल होगा, क्योंकि ये तीनों कैरामेटिक इक्वेशंस बने हुए हैं सिर्फ उस सिचुएशन के लिए जहां पे फोर्स या एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन अगर वो वेरिएबल है तो उस केस में तभी भी हम ये वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हाफ mv स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। ठीक है, इन केस व्हेन द फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जिसमें हम ये यूज कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ f कैन बी रिटन एज m इंटू a once again, where a stands for acceleration here, and if we just replace this a by the, अब ये तुमको पता है ऑलरेडी कि acceleration can be replaced by, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास एक तो dv by dt है ही, नो डाउट dv by dt, लेकिन जस्ट वेट, ओके यस ओके। सो ऑलरेडी एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास dv by dt तो है ही, नो डाउट, but at the same time we can use the chain rule here and say that this acceleration will actually be equal to dv by dx into dx by dt, जो कि चेन रूल यूज करके हमको मिलता है। और यहाँ पे भी इससे भी आगे जाके dx by dt जो है तो उसको हम v लिख सकते हैं। देखो a इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे dx by dt इंटू dv by dx, ऐसा लिख सकते हैं आराम से। और इसमें ये जो dx by dt है उसको अगर हमने डाल दिया v, क्योंकि वही तो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम ये डाल देंगे इसको तो एक्सेलरेशन एक्चुअली बन जाएगा v इंटू dv by dx as a final, and if we just put this value of acceleration here in this equation, then we can be able to get this m into, here it is m a मतलब क्या है यहाँ पे v into dv by dx, right, into dx just as it is, so that this dx actually gets cancelled, and what we are left with is simply half of m is again constant, can be taken out, and what we are left with is simply v into dv, and this is to be integrated from 0 to v, where 0 is the initial velocity and v is suppose going to be the final velocity. So we can just be able to get this m into, here what is the integration of this v dv, it is going to be v square by 2, and this is, if we from integrated from 0 to v, then we can be able to get this as m into, here it is v square by 2 minus 0 square by 2, so that we can just get this finally as mv square upon 2, which can also be written as half of mv square, which is nothing but the formula for the kinetic energy here in this case. So in short what can we can say is force variable हो या constant हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द बॉडी इज एक्चुअली गोइंग टू बी द वर्क डन बाय ऑन द बॉडी फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट से जो वर्क डन किया जाता है वही उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर करता है। सो दिस इज वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। और दूसरी बात, इसका ही एक दूसरा पहलू ये भी है कि अगर अभी हमने ये प्रूव कर ही दिया है कि वर्क डन अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी if the body is at rest initially, but what will happen if the body is not at rest initially?
suppose that the body is already moving with some velocity u here initially, then what will happen is in this equation we can just say that, अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना तुम, क्योंकि इसके अंदर ही हम चेंजेस करने जा रहे हैं। और नो डाउट इसके अंदर कुछ अगर पूछना है तो जरूर पूछो, कुछ कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो जरूर लेट मी नो। ओके तो देखो ये तो हमने कंसिडर कर लिया कि whenever the body is starts from rest, so whatever work is done on it by any force, चाहे वो कांस्टेंट हो या चाहे वेरिएबल हो, so that work done appears in the body in the form of kinetic energy. This formula is actually the formula for kinetic energy. We can just represent it by K here. K is going to be kinetic energy half mv square. This is the formula for this kinetic energy, and this kinetic energy will always remain with the body so far as the body is moving with this same velocity here. जब तक ये बॉडी इस कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रहा होगा तब तक उसके साथ ये काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहेगा। और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर इस बॉडी को हमको रेस्ट में लाना है, if you want to make this body at rest, if you want to make this body stop, then we will have to do the equal amount of negative work. तो यहाँ पे हमको नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा इस बॉडी के ऊपर, मतलब फोर्स इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम नेगेटिव वर्क करते जाएंगे और वो इतना ही नेगेटिव वर्क डन हमको इसके ऊपर करना पड़ेगा ताकि उसको हम फिर से रेस्ट पे ला सके, मतलब पूरी तरह से स्टॉप कर सके। तो ये इसका मतलब होता है। जब भी हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इन द बॉडी इज 100 जूल्स, दैट मींस द 100 जूल्स ऑफ वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, ये उसका मतलब होता है, ये हमको समझना है, ठीक है। लेकिन अभी सपोज कि अगर मान लो कि ये बॉडी जो है वो इनिशियली रेस्ट में नहीं है, इनिशियली ऑलरेडी द बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी व्हिच इज u here in this case, and suppose after some time due to the acceleration which is produced by this force, maybe constant or variable, the final velocity of the body becomes v in this case. So in this case what will happen to the work done, what will be this work done equal to? तो उसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन तो हम यूज कर ही सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट है मान लिया तो उस केस में हमको ये थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको यहाँ पे मिलेगा सिंपली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जिससे ये u स्क्वायर जो है वो उस तरह लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगा। इससे भी आगे जाके ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को वैसे ही रखेंगे और ये 2 को अगर नीचे भेज देंगे इस तरफ ये साइड में, तो हमको मिलेगा अपॉन 2, दैट इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट as which is required here. Okay, so if we just replace this as, the product of a and s here, by this quantity v square minus u square upon 2, then the equation of work done will actually become like here this m will be multiplied with this quantity which is v square minus u square upon 2. If we just try to understand what is this quantity actually, then we can just be able to say that this will be actually mv square by 2. If we just open the bracket for both of the terms in the numerator, then this term inside the bracket will become v square by 2 minus u square by 2. But if we just open this m also for both of the terms inside, then it will be the mv square upon 2 as the first term, and here it will be mu square upon 2 as the second term. And then we can be able to say that this first quantity in this bracket is going to be half mv square minus here the second term is going to be actually half mu square. So अभी यहाँ पे देखो ठीक से कि ये जो वर्क डन हमने किया है, तो वर्क डन appears in the body in the form of the change in kinetic energy this time, because this half mv square is actually going to be the kinetic energy of the body after some time, means we can call it as kf. kf मतलब क्या है यहाँ पे, the final kinetic energy of the body, minus here this half mu square actually stands for the initial kinetic energy of the body, which the body already was having before doing the work, that is ki we can say. So here in this case we can just see that this w actually appears to be kf minus ki as a final. तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर बॉडी ऑलरेडी मूव कर रहा है, ठीक है, ऑलरेडी इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, then the work done, whatever work is done on the body will just appear in it in the form of change in kinetic energy, remember. And रही बात कि वेरिएबल फोर्स की,
तो फिर से वही काम हम कर सकते हैं। देखो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ऑलवेज गिवन बाय हाफ इंटीग्रेशन ऑफ f into dx, but as we already know that this force is always equal to mass into acceleration. Here mass is constant, can be taken out, and acceleration can be expressed as dv by dt, but dv by dt can be also be expressed as dv by dx into dx by dt, so that dx by dt can be replaced by v in the next step, so that acceleration actually becomes v into dv by dx. If we just replace it here, then this dx will get cancelled, and we'll be left with simply v dv, integration of v dv from u to v, not 0 to v, but it will be u to v, and then we can just integrate this v dv and get it as v square by 2 according to the formula for integration, and this will be to be integrated from u to v now. तो अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट इसको करेंगे और ये v रिप्लेस करेंगे और u रिप्लेस करेंगे इंस्टेड ऑफ v हियर, तो फर्स्ट टर्म तो हमको v स्क्वायर बाय 2 ही मिलेगा, लेकिन माइनस साइन डाल के सेकंड टर्म क्या मिलेगा हमारा, तो हियर वी कैन जस्ट गेट दिस u स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, and then we can be able to solve this further. If we just open the bracket, then we can get this mv square by 2 as a first term minus mu square by 2 will be obtained as a second term in this case here. So this is mu square by 2, where again we can just express this mv square by 2 as half of mv square, which stands for final kinetic energy, and this mu square by 2 can be written as half of mu square, which can be expressed as of initial kinetic energy, so that we can just express this as a change in kinetic energy in this case. So remember, whenever a variable force acts on the body, still we can just say that whatever work is done by that force appears in the body in the form of change in kinetic energy here. तो ये बहुत पावरफुल थ्योरम है, इसको ही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहा जाता है। याद रखो ठीक से, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, what does it tells us? The work done on a body by a force is always appears in it in the form of change in its kinetic energy. That is a simple statement of work energy principle. Remember, I'll repeat again. Work done on a body always appears in it in the form of change in kinetic energy. That is the simple statement of work energy principle. We can prove it in this way also, but this will require to be assumed that acceleration must be constant. यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कंसीडर किया है, बट इफ यू जस्ट वांट टू प्रूव इट इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है, इन जनरल सपोज, देन वील हैव टू गो बाय दिस मेथड। तो ये हमको मेथड करना पड़ेगा, w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx, एंड देन एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है, जिससे ही हमको ये फाइनल मिलता है। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। But in exam, in regular boards, we have to write down this proof here. ये प्रूफ जो है वो तुमको समझने के लिए बहुत इजी है, ठीक है, ये समझने के लिए बहुत सिंपल भी है। Can just understand and remember this according to this rule or this proof. But मतलब जो अगर एक्चुअली एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है तो आपको इस ये प्रूफ ही रेफर करना है। Just take the screenshot of this also. There is another dimension of this theorem. ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसका एक दूसरा डायमेंशन ये भी है कि whatever work is done on a body just appears in it in the form of change in potential energy also. ठीक है, but it requires the force to be conservative actually. अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि the work done will appear in a form of potential energy, change in potential energy. बट जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता ही नहीं है, और उसकी वजह से हम उस केस में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो उस केस में हमको ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही बोलना पड़ेगा। बट if the force is conservative, suppose फोर्स कंजर्वेटिव है तो उस केस में क्या होगा देखो, और उसमें उससे भी आगे जाके अगर उसका ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, तो सपोज F is the force acting on the body
and suppose it takes it from the point A to the point B here. So whatever work is done on the body will just appear in it in the form of the change in potential energy. Actually it will be the loss in potential energy. मतलब यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा तो जो भी वर्क डन इस फोर्स के द्वारा किया जाएगा वो वर्क डन एक्चुअली उसके पोटेंशियल एनर्जी के अंदर का चेंज बनने वाला है और वो भी नेगेटिव. ये देखो माइनस ऑफ यूएफ माइनस यूआई, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज अगेन अनदर फॉर्म ऑफ द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. इसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ. देखो ठीक से, सपोज एक अर्थ का ये सरफेस है और एक बॉडी जो है वो हमने यहाँ से मतलब एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लेके जाते हैं. ठीक है, यहाँ से इस बॉडी को हमने उठा के यहाँ पे लेके गए. तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ कैसे निकालेंगे? अच्छा, अभी इसमें वर्क डन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब हम बोलते हैं कि वर्क डन निकालना है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है कि वर्क डन बाय विच फोर्स वी आर इंटरेस्टेड इन. So in this case, if suppose we are interested in finding the work done by the force, external force, जो कि हम हाथ से उसके ऊपर अप्लाई करेंगे. कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, हाथ से जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, क्योंकि force is exerted in the upward direction and displacement is also taking place in the upward direction. So the work done by external force which is exerted by the hand on the body is going to be positive, which is going to be. लेकिन ठीक है, लेकिन अभी अगर तुमको पूछा कि what is the work done by gravitational force, नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है? नीचे के डायरेक्शन में. ओके, तो अगर वो नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है और बॉडी ऊपर की तरफ, कंजर्वेटिव फोर्स का ही एग्जांपल होगा ना. हाँ कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ना. लेकिन देखो ना यहाँ पे हो रहा क्या है ना कि अभी देखो हम इस बॉडी को यहाँ से ऊपर तरफ लेके जा रहे हैं लेकिन इस बॉडी को कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दे रहे. मतलब ऐसे हम ऐसे नहीं कर रहे कि इस बॉडी को जैसे थ्रो कर दिया, नहीं. वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द बॉडी इन द अपर डायरेक्शन स्लोली लाइक दिस. तो अगर इस बॉडी को हम इस तरह से स्लोली स्लोली लेके जाते हैं तो हर पॉइंट पे हमको उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? जितना उसके ऊपर काम कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है नहीं. तो अगर इस बॉडी के ऊपर मान लो कि mg इतना फोर्स काम कर रहा है तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए हमको उसको mg ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा. वी कैन कंसीडर टू बी ऑलमोस्ट इक्वल एंड हेंस द अप्लाइड फोर्स विल एक्चुअली बी टेकन एज प्लस mg. ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्लस mg हमको लेना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी एक्टिंग फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी सपोज्ड टू बी माइनस mg in this case. And because of this here we can just say that the work done by the external force will actually be equal to plus mg into the distance through which the body travels, which is going to be height h in this case. So therefore we can just say that the work done by external force will be mg into h. Okay, that is positive. But if we just try to find out the work done by the gravitational force in this case, then it will be minus mg into h, the same distance. Same is the work done, but it will be negative. So here it is going to be minus of mg into h. So here we can just say that this work done by gravitational force is going to be negative. And since the work done by gravitational force is negative, so the body was at a potential energy which may be low or zero in the initial point, and whatever amount of work is done on the body due to the external force will just appear in it in the form of change in its potential energy. And hence here the potential energy of the body will be suppose something like uf. ठीक है, यहाँ पे ui जो है वो तो जीरो है. ui मतलब क्या है यहाँ पे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी which is going to be zero because the body was at surface initially, and hence its potential energy can be considered as zero. But when the body is raised up or lifted up to the height h above the surface, its potential energy can be considered to be uf, which is given by this mgh here. This mgh is exactly same as whatever work is done on the body due to the external force. ठीक है, बट ये जो ये mgh जो है वो मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलरेडी नेगेटिव, राइट. सो इस तरह से हम ये देखते हैं कि व्हेनेवर द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी राइजेस और इंक्रीजेस. ठीक है, एंड इन अदर हैंड सपोज एक दूसरा सिचुएशन कंसीडर कर लो
जहां पे the body suppose is moved from this point A, which is already at a height h above the surface, to the point B, which is already on the surface. Okay, so when this body moves from this point to this point here, then the gravitational force, work done by the gravitational force, will actually be positive. Why? Because see, the force acting on the body is going to be mg here, and it is directed in the downward direction, and due to this force the body is also moving in the downward direction, okay, through the distance h in this case. So since the body is also moving in the downward direction and the force is also acting in the downward direction, the work done can be found out in this case here. So we can just say that the work by gravitational force, if you just want to find out, so work done by gravitational force कितना होगा यहाँ पे, mg into h, that is mgh here. And if you just try to find out the potential energy, change in potential energy, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि the initial potential energy of the body is actually going to be mgh, because the body was at higher level at that time, and when the body just falls down at a zero level, zero potential energy level, its potential energy can be considered to be uf, which is going to be actually zero. Correct है? तो ये हो गया final potential energy. But if we just want to find out the change in potential energy, तो यहाँ पे अगर हम change in potential energy निकालते हैं तो क्या मिलेगा, मतलब final potential energy uf minus initial one. So here final is 0, and if you just subtract this mgh from this 0, then what we get is simply minus of mgh, which means that the change in potential energy in this case here is negative, whereas the work done by gravitational force is positive. Here you can just see that this work done by gravitational force is negative, but the change in potential energy, if we just find out in this case, it will be positive, because the body was at a lower level initially and hence its potential energy was 0, but when the body goes to the higher level at point B, its potential energy becomes mgh, and hence we can just say that the potential energy of the body, final potential energy of the body minus initial potential energy of the body, will give us the simply mgh minus 0, which actually makes mgh minus 0, which will actually make it as mgh simply. तो समराइज फॉर्म में क्या बोल सकते हैं इसको, देखो, जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव, बट इन केस व्हेन द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव, देन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स नेगेटिव. सीधी बात यही है कि अगर हम कुछ वर्क डन करते हैं तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क डन करता है, और उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क डन नेगेटिव होगा, और वो नेगेटिव वर्क डन क्या करेगा, बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर द वर्क इज नेगेटिव वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इट विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, एंड व्हेनेवर द वर्क विल बी डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब पॉजिटिव वर्क विल बी डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, then it will decrease its potential energy. So it will appear in the body in the form of loss in potential energy, because it will appear in the form of change in kinetic energy, gain in the kinetic energy. क्योंकि जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करेगा तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा तो जरूर पोटेंशियल एनर्जी को घटना पड़ेगा. ये सीधी बात है, क्योंकि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, एंड हेंस वी कैन जस्ट से दैट द whenever the kinetic energy increases, ठीक है, the work is done by the gravitational force actually, and hence the potential energy must fall down. So the change in potential energy is always negative with respect to the work done, whatever it may be. तो work done और change in potential energy, इन दोनों के बीच में हमेशा एक नेगेटिव साइन जरूर होता ही है. दोनों हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं. अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव. Not only in the case of gravitation only, but even in case of magnetism or in case of electrostatics, in all the situations in which the work energy principle is applied, we will find that the work done is always negative with respect to the change in potential energy. Remember, this is the relationship between the work done and potential energy. Remember, but this will happen only in case of conservative forces. Remember, just like gravitational force. What will happen in case of non-conservative force? Can you tell me? Non-conservative force के बारे में क्या होगा? लेंगे ही नहीं ना हम, क्योंकि उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही नहीं होती. काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होगा, बराबर. पोटेंशियल एनर्जी का तो सवाल नहीं पैदा होता, वो तो होता ही नहीं है. बट कैन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बी अप्लाइड?
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई होगा या नहीं होगा? जो पहला वाला हमने अभी इसके पहले जो बोला था कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑलवेज अपीयर्स इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब kf माइनस ki, ये लागू होगा या नहीं होगा? देखो फॉर एग्जांपल इफ सपोज सम बॉडी इज सपोज मूविंग, ऑलरेडी मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये मूव कर रहा है, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, u उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और वो समझो दिया हुआ है, ये फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, सपोज एक 5 न्यूटन, this much of the force, frictional force is acting on the body, and suppose the mass of the body here, mass is going to be suppose 2.5 kilogram, okay, तो ये सब दिया हुआ है। So using this data, can you find out the final velocity of the body when it after some time, suppose time t equal to 2 seconds? देखो initial velocity is already given 20 meter per second, mass of the body is given, force is already given, तो mass और force यूज करके हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं कि नहीं? एक्सेलरेशन कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली 5 upon 2.5, which is going to be 2 meter per second square, okay, but we have to understand here that this acceleration will actually be negative just because the force is already in the backward direction, right? Frictional force always tries to oppose the relative motion, right? तो इसलिए ये जो फोर्स है ये जरूर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि एक नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो माइनस होगा, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स खुद माइनस है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो हमको मिल गया, चलो ठीक है। यूजिंग दिस एक्सेलरेशन एंड इन इनिशियल वेलोसिटी, can you find out the final velocity of the body after time t equal to 2 seconds? Which equation you have to use? We can just use the first kinematic equation, right? So first kinematic equation gives us v is equal to u plus at. So the velocity after 2 seconds can be obtained to be simply v equal to u, which is 20, and a, which is minus 2, into t, which is 2 again, right? So that we can just get this v is equal to 20 minus 4, which is going to be 16 meter per second here, okay. अब देखो यहाँ पे final velocity is going to be 16 meter per second and the initial velocity was 20 meter per second. Just can you find out the work done by this force of 5 Newton in, acha, can you find out the displacement of the body in this duration, in this time? Yes. To find out the displacement, which formula we have to use? Yes. Second kinematic equation. Yes. So second kinematic equation, which tells us simply ut plus half a t square, which gives simply s equal to u मतलब 20 देखो, and t मतलब 2 है, plus half into a, which is obtained to be minus 2 here, and t square, again t is 2, so 2 का square अगर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, और इसको सीधा से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 40, ये 2 2 कैंसिल, माइनस, और ये 2 का स्क्वायर 4, 40 माइनस 4 क्या बनता है? 36, राइट? सो 36 मीटर, this is actually going to be the displacement of the body in that time. Now if we just want to find out the work done from one side, तो एक तरफ हमको वर्क डन निकालना है, जो कि सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है उसके लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स जो ऑलरेडी है हमारे पास 5 न्यूटन, जो हमने अपने रिप्लेस करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना है? 36 मीटर। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो हमको मिलता है 180 जूल, करेक्ट है? तो ये एक तरफ से हमको वर्क डन मिल गया, चलो ठीक है। इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, अच्छा लेकिन फोर्स इज नेगेटिव, डोंट फॉरगेट दिस, फोर्स इज नेगेटिव, सो -5 यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे -180 आएगा, ठीक है। बट इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वी कैन कॉल इट एज डेल्टा के, ओके, डेल्टा के मतलब change in kinetic energy, which is actually going to be kf minus ki here. So what is final kinetic energy? It is to be found out by half mv square, ठीक है, ये रेडीमेड फॉर्मूला है, ki का वैल्यू u square. Yes, so half mu square. If we just simplify this further, then we can get this half into m, which is 2.5 here, into v square. v मतलब देखो यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो कि हमने अभी निकाला 16, ओके,
तो 16 का स्क्वायर minus half again m which is 2.5 and here it is going to be 20 square. Okay, here it is 20 square. Okay, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अच्छा, इसमें सबसे पहले हम 2.5 अपॉन 2 बाहर निकाल के लेंगे क्योंकि वो तो कॉमन है दोनों टर्म्स में। बाकी अंदर में क्या बचेगा देखो, 16 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। 16 स्क्वायर जो कि हमको पता है 256 होता है और 20 का स्क्वायर 400 हुआ करता है। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखो, you see the subtraction how much it is, 144, yes 144. Okay, and then here this 144 multiplied by divided by 2 will actually give us 72 only, and 72 multiplied by 25 22.5, just work this out. Yes, it's 180, correct? And that is also negative, just don't forget, because this 256 minus 400 we have done here. So minus 180 joule will be the change in kinetic energy. What is the conclusion? See here, whatever work is done by this force, it is minus 180 joule, and it the change in kinetic energy in this case is also going to be minus 180 joule, which means that from these two equations we can understand that work done, whatever work is done, is always appears in the form of change in kinetic energy. तो ये तो फिर भी लागू हो रहा है ना, हमारा जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो तो फिर भी एप्लीकेबल है, सिर्फ फर्क तो फिर हमने जो उसके पहले जो देखा था जिसमें हम ग्रेविटेशन अप्लाई करते हैं वो नेगेटिव होता है, फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव में होता है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी के लिए बताया था ना, उसमें भी देखो, उसमें भी ऐसा होता ही है। देखो सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी मैंने सपोज कुछ 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर तरफ थ्रो कर दिया, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमारे पास है ये यू है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमारे पास है सपोज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो तो हो ही पता ही है हमको ऑलरेडी। तो ऐसे केस में मुझे बताओ, अगर 2 सेकेंड के बाद, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बाद, और ये बॉडी का मास जो है वो फिर भी 2.5 किलोग्राम ही है, नो डाउट 2.5 किलोग्राम। यस, तो मुझे बताओ अभी 2 सेकेंड के बाद इस बॉडी का स्पीड कितना होगा, ढूंढ सकते हो आराम से, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? तो 2 सेकेंड के बाद ये बॉडी का स्पीड कितना होगा वो निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at, जिसमें u जो है वो हमारे पास है ऑलरेडी 20, और a मतलब जो है एक्सेलरेशन मतलब -10, और t मतलब 2 सेकेंड्स, जो कि अच्छा 20 माइनस 20 मतलब वो 0 बन जाएगा, बराबर है नहीं? तो वेलोसिटी विल बिकम 0 इन दिस केस। अभी चलो ये एक स्पेशल केस हो गया, दिस विल नॉट हैपन फॉर ऑलवेज, because here we have taken this t equal to 2 seconds, that's why we are going to get the velocity 0 as the final. but अगर t equal to 1 second लिया या t equal to 3 second लिया तो वो 0 तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, just consider the velocity to be 0, मतलब ये लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे जाके वो रुकता है, तो velocity of the body becomes 0 in this case। चलो ठीक है, अभी can you find out the displacement of the body in this time? Again we have the second kinematic equation, which is simply ut plus half a t square, right? So that is u, which is simply 20 again, into t, which is 2 plus half, into a, which is -10 here, and t square, which is 2 square. So that we can just simplify this further and get this as 40 minus 2 5s are 10, and here 5 into 4, how much it is? 20, right? तो 40 minus 20 क्या बनता है? 20 मीटर बनता है कि नहीं? तो अभी ये डिस्प्लेसमेंट तो मिल गया, इसको एक्चुअली हम हाइट बोल सकते हैं कि नहीं? चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और एंड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हियर, कैन यू टेल मी? बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू m into g ना। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है बॉडी के ऊपर काम करने वाला, तो उसका जो मास है उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी द फोर्स। सो हियर मास इज 2.5 and gravity is -10, so force will be -25. Do you agree with this? Force acting on the body is 25 Newton, -25 Newton. Okay, so how much work is done by this force on the body? Can you tell me? The work will be equal to force into displacement. Yes, so force is actually -25 into the displacement, which is going to be 20 meter here in this case.
तो -25 इंटू 20 कितना हो गया, -500 हो गया. तो -500 जूल. This is actually going to be the work done by gravitational force here. And now if we just try to find out the change in kinetic energy of the body, see here the final velocity of the body is 0, but the initial velocity was 20, right? So अगर initial velocity 20 है, final velocity 0 है, तो change in kinetic energy कितना बनेगा, इसको हम डेल्टा k से डिनोट कर सकते हैं. तो kf माइनस ki बनेगा, जिसमें kf रहेगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. But if we just take half m common, then we can be able to get this v square minus u square as it is in the bracket, and half into m again it is 2.5 into v square. तो v कितना है, वो तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 बनता है, माइनस u स्क्वायर जो कि 20 का स्क्वायर मतलब 400 बन जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा देखो, so you can just have this 1/2 into 2.5 into minus 400. Okay, and this will actually become 2 ones are 2, 200s are, so 200 into 2.5 कितना बनता है, again it is going to be 500, check, and that is also negative. So it means that in this case the work done by the gravitational force is again negative, because gravitational force is acting in a downward direction and the body is moving in the upward direction. So the work done by gravitational force will be negative, but this negative force will always cause the reduction in its kinetic energy. Okay, तो जब भी ये नेगेटिव फोर्स काम करेगा तो वो हमेशा उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को घटाने के लिए ट्राई करेगा, घटाने के लिए. एक देखो सिंपल बात है, अगर हम किसी कार को एकदम हाई स्पीड में अगर लेके जा रहे हैं 144 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर स्पीड से लेके जा रहे हैं, और अगर हमने उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करना मतलब क्या है, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना. जैसे हम पीछे के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो दैट फोर्स विल एक्चुअली कॉज द रिडक्शन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. It will decrease its kinetic energy. The final kinetic energy will always be less than the initial kinetic energy, no doubt. But if we suppose accelerate it, अगर हमने उसका एक्सेलरेटर बढ़ाया, ब्रेक अप्लाई नहीं किया, उसके बदले अगर हम एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, तो जैसे एक्सेलरेटर बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, द बॉडी विल जस्ट स्पीड अप, इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, एंड जैसे उसका वेलोसिटी बढ़ता है तो उसके ऊपर वर्क डन जो किया हुआ है वो पॉजिटिव होगा, एंड दिस पॉजिटिव वर्क डन विल ऑलवेज इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी. ये सिंपल बात है. मतलब जब भी पॉजिटिव वर्क डन होता है तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है, और जब भी नेगेटिव वर्क डन होता है तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को घटाता है. ठीक है, ये समझो ठीक से. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, whenever the work done is positive, its effect will be to increase the kinetic energy. But okay, अगर वर्क डन पॉजिटिव है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, बिकॉज दोनों बढ़ नहीं सकते ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ गए ऐसा कभी होता नहीं है. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को घटना होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, घट रहा है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना होगा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ता कब है, जब वर्क डन पॉजिटिव होता है, और काइनेटिक एनर्जी घटता कब है, जब वर्क डन नेगेटिव होता है. ठीक है, तो ये हमको समझना है. सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल in case of conservative force also and even non-conservative force also. So whenever we say that this W is equal to kf minus ki, it is applicable in case of non-conservative force also. Only the thing is that the work done in that case will be negative and kf will be less than ki in that case. And there is we cannot say this statement, मतलब ये non-conservative force के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वर्क डन will appear as a negative change of potential energy. This is not to be said in case of non-conservative forces. This is considered only in case of conservative forces. ठीक है, but this can be considered or this can be applied in case of conservative as well as non-conservative forces. Remember, ये जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का ये स्टेटमेंट जो है वो हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं. बट दिस स्टेटमेंट हैज टू बी अप्लाइड ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट होता ही नहीं है उसके अंदर. समझा ठीक से? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.
Okay, so this is all about the work energy principle we have studied today. Okay, उसके बारे में और भी डिटेल्स की बातें जो है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो उसका है और उसके एप्लीकेशंस जो है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में बात करेंगे. ठीक है. ओके. और आपका जो टॉपर्स का ऐप जो है उसमें मैंने और ऑलरेडी आज भी 2 असाइनमेंट्स और पुट किए हैं. जस्ट गो थ्रू देम एंड जस्ट ट्राई देम. कल तो संडे है, वैसे भी कल ट्राई कर सकते हो. और हाँ, कल भी लेक्चर्स रहने वाले हैं. कल संडे को 9 बजे पहला लेक्चर होगा आपका स्ट्रेट लाइंस जेई का. ठीक है, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, तो आज का ही कंटिन्यूएशन कल होगा. और 10 बजे विठल सर का लेक्चर होगा, जो कि मैथ्स का ही होगा. ठीक है, जिसमें वो फंक्शंस कवर करेंगे. रेगुलर का पार्ट है वो, रेगुलर का लेक्चर होगा वो. ठीक है, ऐसा मत समझो कि संडे को सिर्फ जेई और नीट के ही लेक्चर्स होंगे तो रेगुलर के लेक्चर्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, सो जो भी लेक्चर्स जेई के है या नीट के है या रेगुलर के है, वो उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा. ठीक है, तो वो याद रखो. और तीसरा लेक्चर 12 बजे होगा. ठीक है, 12 to 2. ठीक है, माई लेक्चर विल बी देयर फॉर फिजिक्स, मोशन इन प्लेन. रिमेंबर, तो मोशन इन प्लेन हम स्टार्ट करने वाले हैं कल के लेक्चर में. यस, नो डाउट. उससे पहले हम कुछ डाउट्स भी डिस्कस करेंगे. वेक्टर्स वाला जो हमने अभी कवर किया है, उसके अंदर अगर कुछ डाउट आपको है तो वो पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल जस्ट स्टार्ट द मोशन इन प्लेन लेटर. सर वो हो गया है मोशन इन प्लेन. मोशन इन प्लेन का जेई का पार्ट में बोल रहा हूँ. ओके ओके सर. ओके, चलो ठीक है सर, लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू.